नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल होने की उम्मीद है। लंबे समय से भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराना है और भाजपा चाहती भी है कि चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाए। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले ही 2 बार विस्तार मिल चुका है। ऐसे में अब जल्द नया चेहरा लाने की तैयारी है। तैयारी तो पहले से थी, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये टल गया। अब एक तरफ देश में एसआईआर पर रार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की दरकार है। ऐसे में कौन होगा वो चेहरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेगा और किस तरह की चुनौतियों से होकर बिहार में असर दिखाएगा? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर मंथन तेज हो गया है। दरअसल अब तक नाम का ऐलान हो जाता, लेकिन कई ऐसे कारण रहे जिसके चलते इसमें देरी हुई। कहा जा रहा है कि आरएसएस और भाजपा नेताओं ने अब तक 100 से ज्यादा सीनियर लीडर्स से राय ली है। इनमें पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और संवैधानिक पदों पर रहे नेता शामिल हैं। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। भाजपा चाहती है कि उसके उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बड़ी जीत मिले। इसी वजह से पूरा फोकस फिलहाल इस चुनाव पर है। पार्टी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब कम से कम 19 राज्य इकाइयों में निर्वाचित अध्यक्ष हों। अभी यूपी, गुजरात, कर्नाटक समेत 7 राज्यों में चुनाव अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। उधर एक अहम पहलू ये भी है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति के लिए साउथ पर फोकस किया गया, वैसे ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारत से ही चुना जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी जीत चाह रही है। पार्टी चाहती है कि नया अध्यक्ष बिहार चुनाव से पहले संगठन को मजबूती दे। इतना ही नहीं, नए पद और चेहरे के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष दूर करने का भी ये अच्छा प्रयास होगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं में ये नाराजगी रही है कि दूसरे दलों से आए नेताओं को बड़े पद मिल रहे हैं, जबकि पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। इसके चलते पार्टी का नया फॉर्मूला निकाला है, जिसके तहत मंडल अध्यक्ष 40 साल से कम उम्र का होगा। जिला और राज्य अध्यक्ष वही बनेगा जो कम से कम 10 साल से पार्टी का सक्रिय सदस्य हो। फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो दावेदार माने जा रहे हैं, उनमें ये नाम रेस में आगे हैं। शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना शुरू की, जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। ओबीसी कैटेगरी से हैं। 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सबसे ऊपर माने जा रहे हैं। प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री। प्रहलाद जोशी को पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद जोशी अभी मोदी सरकार में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी आरएसएस से होते हुए भाजपा सरकार में इतने बड़े पद तक पहुंचे हैं। बीएल संतोष, बीजेपी महासचिव संगठन। बीएल संतोष भी कर्नाटक से आते हैं और आरएसएस के प्रचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये पद पार्टी, संगठन और संघ के बीच कड़ी का काम करता है। अगर संतोष के नाम पर मुहर लगती है तो सुनील बंसल उनकी जगह महासचिव संगठन का जिम्मा संभाल सकते हैं। सीटी रवि, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव। सीटी रवि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं। वे चिकमगलूर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार एमएलए रह चुके हैं। रवि अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वे कर्नाटक में भाजपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं और अभी कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य हैं। धर्मेंद्र प्रधान, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के एक अनुभवी संगठनकर्ता हैं। ओडिशा से आते हैं, जहां बीजेपी अपनी पकड़ ज्यादा मजबूत करना चाहती है। मोदी और शाह की टीम के भरोसेमंद सदस्य, 40 साल का राजनीतिक अनुभव, बड़े ओबीसी नेता हैं। 14 साल की उम्र में एबीवीपी से जुड़े, 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। संगठन में मजबूत पकड़, 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य बने। भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से सांसद भूपेंद्र यादव केंद्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संभाल रहे हैं। बीजेपी के धुरंधर रणनीतिकारों में शामिल रहे यादव पार्टी के लिए चुनाव जितवाने वाली मशीन की तरह काम आते रहे हैं। संघ का बैकग्राउंड और बेहतरीन संगठन क्षमता की वजह से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनका नाम भी काफी चर्चा में है। मनोहर लाल खट्टर,
हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पीएम नरेंद्र मोदी के पुराने साथी हैं। उनकी दोस्ती 90 के दशक से है। सुनील बंसल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी रहते हुए पार्टी को कामयाबी दिलाई। ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी के रूप में मिली कामयाबी भी बड़ा प्लस पॉइंट है। सुनील बंसल को यूपी में बीजेपी का चाणक्य तक कहा गया है। संघ से नजदीकी के साथ साथ संगठन में भी अच्छी पकड़ है। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। झारखंड में 5 साल का स्थिर शासन दिया, जो राज्य में पहली बार हुआ। जमीनी कार्यकर्ताओं और भाजपा संगठन में मजबूत पकड़ है। ओबीसी समुदाय से आने के कारण भाजपा को सामाजिक समीकरण में नई बढ़त मिल सकती है। पूर्वोत्तर में भाजपा को विस्तार मिल सकता है। स्मृति ईरानी, कई अहम मंत्रालय संभालने के साथ प्रशासनिक अनुभव है। पार्टी के लिए मजबूत महिला चेहरा, आरएसएस के साथ अच्छे संबंध और हिंदी बेल्ट के साथ दक्षिण भारत में भी प्रभावी। वानती श्रीनिवासन वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में संगठनात्मक कार्यों में उनका अनुभव है। 1993 से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर दक्षिण सीट से कमल हासन जैसे बड़े नेता को हराया था। तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पति श्रीनिवासन विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में परिवार, संघ और बीजेपी के काफी करीबी हैं। तमिलिसाई सौंदर्यराजन 1999 से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। तमिलनाडु में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिनी जाती हैं। तमिलनाडु में भाजपा को विपक्ष में रहते हुए भी पार्टी के विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डी पुरंदेश्वरी पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं। कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में शामिल हुई। फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पार्टी को तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जनाधार में फायदा मिल सकता है। मनोज सिन्हा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो सबसे चौंकाने वाला संभावित नाम सामने आया है, वो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का है। पीएम मोदी की वजह से पार्टी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है। ऐसे में मनोज सिन्हा भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सामने आ जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जेपी नड्डा जनवरी 2020 से ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था ताकि वे लोकसभा चुनाव तक काम कर सकें। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव फरवरी 2025 तक हो ही जाना था, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनावों के कारण ये टल गया। फिर देश भर में संगठन चुनाव शुरू हो गए। बीजेपी में 2 कार्यकाल से ज्यादा अध्यक्ष बनने की परंपरा नहीं है, लेकिन नड्डा का एक ही कार्यकाल पूरा हुआ है। बाकी वो अतिरिक्त या कार्यकारी प्रभार संभालते रहे हैं। उधर बिहार चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी बाजार गर्म है। वोट चोरी का मुद्दा इलेक्शन कमीशन के साथ सत्ता पक्ष के लिए भी गले की फांस बनता जा रहा है। अब तक तो ये चुनाव संपन्न हो जाता, लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये चुनाव फिर टल गया। लेकिन अब नामों को लेकर हलचल तेज है, मंथन किया जा रहा है और चुनाव से पहले एक नए नेतृत्व के साथ बिहार को फतह करने की तैयारी में है। ऐसे में कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी का ताज है और रेस में शामिल शिवराज हैं। सबसे पहले और सबसे नंबर 1 पर तेजी से जो नाम चल रहा है वो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो नाम इस वक्त रेस में हैं और जो दावेदार माने जा रहे हैं, देखिए उनकी सबकी अपनी एक काबिलियत है। उन्होंने लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया है, लंबे समय तक जुड़े हैं, उनका अपना एक अचीवमेंट है। लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर एक मुहर किसके नाम पर लगेगी, कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी का भी स्वागत है। आरएसएस विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद खोकर। अरविंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत दिनेश जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? दिनेश जी म्यूट किया, अनम्यूट करिएगा सर। जी ठीक है।
हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। जी राकेश जी। हाँ। अच्छा, अभी आई है ना? हाँ हाँ दिनेश जी। जी एक जी राकेश भारतीय जी। जनता पार्टी का जब जिक्र होता है और जब राष्ट्रीय नेतृत्व की बात होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात होती है, नाम में तो देखिए जी कोई भी अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन कई सारे नाम ऐसे हैं जिनकी अपनी एक काबिलियत है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका आरएसएस से, संगठन से शुरू से बहुत जुड़ाव रहा है, जिन्होंने काम किया है। और ये बात भी सच है हाँ कि जब भी कोई नाम आता है तो अक्सर कई ऐसे नाम हमने देखे हैं जो संगठन से निकल कर भी सामने आ जाते हैं। आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति का भी हाँ, नाम आ जाता है, ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा हुआ जी नहीं। और इससे भी इतर जो होता है वो होता है कि कोई चौंकाने वाला ही नाम होता है, जिसके बारे में सोच रहे हैं वो नहीं होता। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बहुत पिछले समय से देख रहे हैं। तो क्योंकि आप एक आरएसएस के विचारक भी हैं, इस वक्त जो कई नामों को हमने अपनी इस रिपोर्ट में शामिल किया, किसको आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, या हो सकता है इनमें से कोई? वैसे तो राकेश जी, ये कार्य राजनीतिक दल के लोगों का होता है, और तो एक दूसरे तरह का कार्य है राष्ट्र के अंदर। लेकिन आपके टीवी चैनल पे जो आपने दिखाया है, मैं बड़े ध्यान से अच्छी तरह से देख रहा था। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की अपनी एक परंपरा है, अपनी एक व्यवस्था है। कई बार होता क्या है कि इस देश के अंदर हर साल इलेक्शन का मामला, या अभी आपने बताया कि जो उपराष्ट्रपति जी का जो स्वास्थ्य खराब हुआ उसकी वजह से वो विषय आपके दिल को चलता रहा बीच में, तो उसकी वजह से एक तो कारण ये रहा होगा, और दूसरा ये रहा होगा कि बड़ी पार्टी है, मंडल का है, प्रदेश का है, इन सबको लेकर के परंपरा है। और क्योंकि बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, वो भी कई विषय रहता है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे संगठन में है, जो हम लोग देखते हैं, संगठन का प्रधान कोई भी रहे, लेकिन सभी मिलजुल के कार्य करते हैं, विचार दिया जाता है। हाँ, जो कुर्सी पे अध्यक्षीय परंपरा के साथ बैठता है उसका नाम तो होता ही है, चुना भी जाना चाहिए, उस समय रहते चुना जाना चाहिए। लेकिन बैठे कोई भी वो सब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। अब से पहले जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, देखो संघ के अंदर लगभग 100 वर्षों में सत्संग माननीय परम पूज्य सत्संग चालक जी बने, छठे हैं परम पूज्य मोहन भागवत जी। लेकिन कभी किसी ने ऐसा कुछ सुना नहीं होगा किसी बात के बारे में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, अपना निर्णय लेगी। लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उसका निर्वहन होता है, पूरे देश ने देखा। इसलिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा भी काम में जो चल रहा है राष्ट्र के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कश्मीर का मामले जो पीछे आतंकवादी घटना हुई, सब बातों को लेकर के थोड़ा सा समय बीता है। माननीय नड्डा जी अभी काफी देख ही रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आता नहीं, देखते रहेंगे। बाकी पूरी पार्टी संगठन तो काम करता है, दूसरे को सहयोग करते हैं, ये परंपरा है संगठन की। ये संघ का ये कार्य है नहीं, धर्म में काम करने वाला होगा, अपना अध्यक्ष अच्छी तरह से चुन लेंगे, इस बात का विश्वास है पूरी तरह से। बहुत अच्छा, हमारा तो संघ शताब्दी वर्ष है, उसी में सब लोग लगे हुए जो राजनीतिक दल कार्यकर्ता। ठीक है, वापस आऊंगी। आप शायद कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो आवाज़ काफ़ी ब्रेक हो रही थी आपकी, थोड़ा थोड़ा जितना मैं समझ पाई। ठीक है, कुछ आवाज़ तो पहुंची ही है। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल राकेश जी। अरविंद जी, किसको देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में? कौन हो सकता है? किस तरह का एक माइंडसेट होगा नेतृत्व का? जो डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि मंथन बड़ी तेजी से हो रहा है, 100 लोगों का एक पैनल था जिसमें काफी डिस्कशन किया गया है। क्या लगता है, कई सारे नाम हैं जिन पर चर्चा की गई है, क्या इनमें से आपको लगता है कोई होगा? देखिए, कौन नाम होगा ये तो देखिए अंतिम जो चक्र होगा उसी के बाद तय होगा। लेकिन कौन नाम नहीं होगा ये मैं भी आपको बताता हूँ। शिवराज सिंह चौहान का नाम बिल्कुल नहीं होगा। जो दूसरा नाम आपने बताया वो नहीं होगा। और जो लॉटरी लगने के पूरी पूरी चांसेस हैं, क्योंकि दिल्ली देखिए लुटियन जोन है, लुटियन जोन की एक अपनी खास अदा होती है। और लुटियन जोन में जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के पास एक सूंघने की ऐसी शक्ति होती है। और जो बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, जो अब तो आयातित की बात नहीं मैं कर रहा हूँ,
जो पुराने नेता है बीजेपी के, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी में आए हैं, उनके पास भी चीजों को समझने की एक अद्भुत उत्सुकता है। उसको अगर देखें तो आप मान के चलिए बीजेपी के अगले अध्यक्ष जो है भूपेंद्र यादव है। तो इन जब सब परिस्थितियों को देखते, जो मैं आपको बताया, जो अपने पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं कि मतलब कि जिस तरह से जो बीजेपी के जो पुराने नेता हैं वो, और जो अफसरशाही है लुटेन जोन की, जो बड़ी अफसरशाही है, जो मतलब देश के करता धरता है, उनके अंदर जो चर्चा है वो नाम है भूपेंद्र यादव। तो जिन नामों का मैंने कहा, जैसे शिवराज सिंह चौहान की ऐसे बात की, शिवराज सिंह चौहान दूर दूर तक भी कहीं गिनती में नहीं है, ना इस रेस में है। भूपेंद्र यादव के पूरे चांसेस हैं, 99.99% चांसेस भूपेंद्र यादव के बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के हैं। और लगभग 22 अक्टूबर के आसपास जो चर्चा चल रही है यहाँ, 22 अक्टूबर के कुछ के आसपास शायद ये नाम की घोषणा होगी, शायद शपथ भी हो जाएगी। देखिए, भूपेंद्र यादव के पीछे दो कारण में है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को बदलने जा रही थी, उसमें कई ओबीसी चेहरे भी हैं जो बदले जाएंगे। तो अभी नाम इसलिए लेना चाहिए कि उनके जो समर्थक हैं बेचारे लोग दुखी होंगे, कुछ होंगे, लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले लगभग ये तय हो चुका था कि मुख्यमंत्री बदले जाए। तो उस वो मुख्यमंत्री जो बदलने की जो कहावत थी, अब जल्दी ही फिर शुरू होने जा रही है। अब वो शुरू जो होने जा रही है, उसके अंदर से जो मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, उनसे एक वर्ग जो नाराज होगा या जो चीजें होंगी, और आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा जो बनने जा रहा है, जो जनगणना का है, और जो केंद्र सरकार ने खुद मंजूरी दी है जिसकी, जो जाति वाली जनगणना की, वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, बड़ा राजनीतिक जो है पेच का मुद्दा देश की राजनीति में रहेगा। तो उस स्थिति में बीजेपी जरूर चाहेगी, और जो आरएसएस है, इनका जो संगठन है, जिसके महासंगठन, वो जरूर चाहेंगे कि जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व, संगठनात्मक रूप से जो शीर्ष नेतृत्व है, वो ऐसा हो कि वो ओबीसी का चेहरा आए। और देखिए, जो जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, ये राजस्थान से आते हैं। राजस्थान से 45 साल से लगभग जो है कोई अध्यक्ष बना भी नहीं है, और कई और परिस्थितियां इशारा करती है। देखिए, और ये जो भूपेंद्र यादव की जो बात की जा रही है, अमित शाह भी मोदी जी के भी नजदीकी है, आरएसएस में भी इनकी अच्छी पकड़ है, और एक ओबीसी चेहरा भी है। क्योंकि बीजेपी को आने वाले समय में एक बड़े ओबीसी चेहरे की नरेंद्र मोदी के अलावा जरूरत पड़ेगी। नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है। और दूसरी, देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जो आमतौर पर जो चर्चा चल रही है, जो घोषित चलता है कि गुजरात लॉबी वर्सेज आरएसएस और जो है उसकी टकराव, देखिए मैं आपको 100% में बताता हूँ, बीजेपी और आरएसएस में किसी तरह की टकराव कभी हो ही नहीं सकती है। देखिए, जिनका संगठन, आप जो संगठन को समझेंगे, जो आरएसएस को आप समझिए, आरएसएस को पढ़ना पड़ेगा, बीजेपी को पढ़ना पड़ेगा। ये आप सामूहिक तौर पर कुछ भी दिखाते रहे, कुछ भी संगठन आते रहे, कुछ भी, लेकिन आंतरिक तौर पर बीजेपी और आरएसएस के बीच में कभी भी खींचतान नहीं हो सकती। और देखिए, जहां तक संजय जोशी का नाम बार बार जो चलाया जा रहा है कुछ वर्गों के द्वारा, संजय जोशी आरएसएस के एक बड़े नेता है, आरएसएस की उनके अंदर मौजूदगी है, आरएसएस के उनके अंदर जो सिंपैथाइजर भी हैं। लेकिन ये मान के चलिए, अगर कभी कोई चमत्कार हुआ तो संजय जोशी को जो भी पद दिया जाएगा वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सहमति से ही दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की राजनीतिक परिस्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह शायद इस पोजीशन में अपने आप को नहीं लाना चाहते, क्योंकि संजय जोशी को एक बड़े संगठन के अध्यक्ष के रूप में ला करके या बड़े पद ऊपर दे करके एक अननेसेसरी की राजनीतिक, देखिए अभी बीजेपी पूरी अपनी मेजोरिटी की सत्ता में नहीं है, बीजेपी के पास भी दो दलों की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। और इस समय राजनीतिक संतुलन साधना, बीजेपी का जो मुख्य संगठन है आरएसएस है, जिनका मात संगठन है, हालांकि आपस में मना करते हैं कि नहीं है, लेकिन वो सब जानते हैं, आरएसएस ये किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि उनका इतना बड़ा स्वयंसेवक, जिसने देश भर में आरएसएस को जो है इतना बड़े तौर पर स्थापित कर दिया है, तीसरी बार जो है ना सरकार बना दी है, उसको कहीं ना कहीं से भी ऐसे महसूस करवाना आरएसएस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और इसलिए संजय जोशी और जो दूसरे नाम जो आपने बताए हैं वो कभी नहीं आएंगे। उनका नाम तो तय है, देखिए जो मैं बता रहा हूँ, इनके नाम कभी तय नहीं है, ये नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, जैसे भूपेंद्र यादव का नाम, जो दिल्ली की जो हवा है, जो लुटेन जोन की जो हवा है, जो अफसरशाही की जो हवा है, बीजेपी के पुराने नेताओं की जो हवा है, जिस तरह से भूपेंद्र यादव को अचानक से वो उठ करके नमस्कार करने लगे हैं, नमस्कार की जो हाथों की जोड़ने की जो जो डिग्री है वो भी ज्यादा झुक गई है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि अगर कोई चमत्कार ना हुआ तो 22 अक्टूबर के आसपास जो भूपेंद्र यादव बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और भूपेंद्र यादव इसलिए होने जा रहे हैं कि ओबीसी चेहरा है, आरएसएस से और बीजेपी से अच्छा समन्वय है, एक आरएसएस के सह संचालक से भी इनके अच्छी संबंध बनते हैं, और दूसरा ओबीसी चेहरा है, क्योंकि अभी जल्दी मुख्यमंत्री बीजेपी के बदले जाएंगे, अभी कुछ समय बाद ही जो है वो मुख्यमंत्री बीजेपी के बदले जाने हैं। तो मुख्यमंत्री बीजेपी के जैसे बदले जाएंगे, उसमें बीजेपी को एक ओबीसी चेहरे की जरूरत पड़ेगी, जो कि नरेंद्र मोदी के अलावा होगा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, बहुत सारी चीजें वो पद के चलते ऐसी नहीं कह सकते, ऐसी राजनीतिक स्टैंड नहीं ले सकते जो कि बीजेपी का अध्यक्ष ले सकता है। तो बीजेपी की इन सभी जरूरतों को देखते हुए फिलहाल जो दिल्ली की जो हवा है, और दिल्ली की हवा में फिर अपना जो मैं पैरामीटर बता रहा हूँ, वो मेरे बीजेपी के पुराने नेता, जो बीजेपी के आरएसएस की कार्यप्रणाली से वाकिफ हैं, जो लुटेन जोन्स की जो मतलब जो बड़े शीर्ष अधिकारी हैं, उनके अगर भाव भंगिका, उनके इशारों को समझे, तो भूपेंद्र यादव 22 अक्टूबर के आसपास बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, वापस आऊंगी। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप जी, संदीप जी, आवाज पहुंच रही है मेरी?
चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। पवन जी, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है, लेकिन हमें ये इस वक्त पे देखना पड़ेगा कि इस बार ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार का जो बिहार इलेक्शन है एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हो या कोई नया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उनके नेतृत्व में ही हो। और इस इलेक्शन को लेके एसआईआर, वोट चोरी, दुनिया भर की चीज़ें हो चुकी हैं। ऐसे में कई सारे नाम हैं, भले ही आप एक मजबूत विपक्ष के रूप में हैं, लेकिन किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आता है उसकी अपनी एक कहते हैं उसका अपना एक काम करने का तरीका होता है। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, कांग्रेस में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, कि जिनके हाथ में नेतृत्व होता है, वो एक अलग तरीके से उस समय पे काम करते हैं। तो इस समय तो बिहार का इलेक्शन ही लगा हुआ है, तो कैसे आप इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख पा रहे हैं? कौन हो सकता है? क्योंकि अब तो सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। पहले ही होना था, लेकिन वो धनखड़ जी गए और सब इधर उधर डिसबैलेंस हुआ और वो फिर टल गया। लेकिन अब उनको सबसे पहली तैयारी उनकी इसी पर है। राखी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का उनका इंडिविजुअल निर्णय है कि वो किसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। रही बात विपक्ष बोल के हमारी इस बात के ऊपर टिप्पणी करने की, तो सबसे इंपॉर्टेंट विषय तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये लोकशाही पे नहीं, हुकुमशाही पे चलने वाली पार्टी है। यहाँ पर आदेश चलता है, और आदेश पूरे देश में सिर्फ दो ही लोगों का चलता है, अमित शाह और दूसरे नरेंद्र भाई मोदी। कल रूमर्स तो ये भी थे कि अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है उसमें जिस तरीके से धनखड़ जी का राजीनामा था, हो सकता है कि नए राष्ट्रपति ये भी भारत बहुत जल्दी नरेंद्र भाई मोदी के रूप में भी देख सकता है। ऐसी भी परिस्थिति निर्माण होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की घोषणा की थी कि 78 के बाद में वो कोई भी इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, तो उनके 78 ईयर्स होना बहुत दूर बाकी नहीं रहा। तो वो भी अपने लिए कोई ऐसा पद जरूर ढूंढेंगे जो राष्ट्रपति का हो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की, मुझे बताइए, जेपी नड्डा साहब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने उनको कौन से ऐसे निर्णय लेते हुए देखा जो निर्णय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह के विरोध में उन्होंने लिए या स्वतंत्र रूप से उन्होंने लिए? हमें तो उनका एक भी निर्णय ऐसा याद नहीं है जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बोलकर निर्णय लिया। निर्णय सारे के सारे या तो संघ लेगा, या तो नरेंद्र भाई मोदी, या तो फिर अमित शाह जी लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नाते से स्वतंत्र निर्णय ये वो ले सकते हैं। जो भी बनेगा, हमारा तो उन्हें शुभकामना होगी, जो भी बनेंगे। आपको हमारे विरोधक बोलकर वो है, वो उनकी कड़ी भूमिका उनके जगह पे रखेगी, लेकिन उन्हें देश हित का सोचना चाहिए, भारत को आगे लाने का निर्णय उन्होंने रखना चाहिए, और उन्होंने अपने संगठन के अंदर अपनी आवाज रखने की ताकत रखनी चाहिए। यही हम बोल सकते हैं। ठीक है, संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। संदीप जी, अब ये सवाल तो बड़ा टफ है, देखिए, क्योंकि अरविंद जी ने भी एक चीज़ बोली है कि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो जब नाम पर एक अंतिम मुहर लगेगी या नाम सामने आ जाएगा कि हाँ ये होंगे तो एक बात आएगी। लेकिन फिर भी देखिए, मंथन और किसी को चुनना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी है, तो ऐसे ही नहीं हो सकता। तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोगों की अपनी काबिलियत है। उस नज़रिए से देखा जाए तो क्या चल रहा है? हालांकि अरविंद जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने भूपेंद्र यादव जी का एक नाम बता भी दिया कि यदि सब कुछ ठीक रहा और जिस हिसाब से चीज़ें चलती हैं, बिल्कुल एक नाम हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस इलेक्शन को देख रही? जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया। मैं आपको एक चीज बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक इस तरह की पार्टी है जिसमें कभी भी कोई निर्णय एक आदमी नहीं लेता। पूरी की पूरी टीम होती है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक बैठक होती है जिसमें बहुत सारे नाम आते हैं और सबकी राय ली जाती है, फिर सब पे एक व्यक्ति की सहमति बनती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी का भी नाम अरविंद जी ले रहे हैं या कोई और ले रहा है। तो मैं इस चीज को नहीं मानता। ये मेरा मानना है कि हमारी पार्टी कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो इसे चलाता है। हमेशा शुरू से आप देखिए, जब से अब तक पार्टी इतनी अलग अलग जगह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब कहाँ से होगा? हिमाचल से होगा, मध्य प्रदेश से होगा, उत्तर प्रदेश से होगा, राजस्थान से होगा, जहां से भी होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा वो जाहिर तौर पर है कि बहुत अच्छे से सोच समझकर
जिसमें ये कैलिबर होगा, जो ये पार्टी को कितने अच्छे से चला पाएगा। और बिहार के चुनाव आ रहे हैं, आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे, तो बिहार के चुनाव को देखते हुए और बाकी चुनाव आगे देखते हुए पार्टी ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके आएगी जो सब कार्यकर्ताओं के भरोसे का प्रतीक बने, कार्यकर्ताओं का भरोसा रहे उस पर, और कहीं ना कहीं कोई भी पीछे कोई भी चीजें होती आई हैं उनसे आगे बढ़ के और अपने स्टेप लें, एक अच्छी संगठन चलाएं। तो यही जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी का ये कारण है कि कोई एक व्यक्ति यहाँ पे किसी भी पद पे बना नहीं रह सकता। लेकिन संदीप जी, बिहार इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उन्हीं के नेतृत्व में ये इलेक्शन हो। तो इलेक्शन को लेकर, बिहार को लेकर तो इतनी चीजें आ चुकी हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी? क्योंकि देखिए, प्रेशर तो होता है, कोई भी चेहरा हो, कितना ही अनुभवी हो। नहीं, देखिए, प्रेशर तो हमेशा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हमारा कप्तान है भारतीय जनता पार्टी का, और जो भी व्यक्ति उस पद पर सुशोभित होगा, आप मानिए उसमें इतना बड़ा कैलिबर होगा, इतनी बड़ी ताकत होगी संगठन को चलाना। और ये एक बिहार चुनाव नहीं, 28 राज्य हैं लगभग जिसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, और उस संगठन को चलाने की क्षमता जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा उसमें बिल्कुल होगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और देखिए, चुनाव हमारे यहाँ हमेशा चलते रहते हैं, साल में कई चुनाव आ जाते हैं, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो इन सब चीजों से निकले होंगे। ये नहीं कि कोई नया व्यक्ति ऐसा होगा उसे बना दिया जाएगा, वो सब चीजें ये प्रभारी रहे होंगे, कहीं किसी चीज के लिए अध्यक्ष रहे होंगे, हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष रहे हों कहीं, और हो सकता है मंत्री रहे हों। तो जो भी व्यक्ति इसमें आएंगे उन्हें भली भांति संगठन के बारे में जानकारी होगी, संगठन के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञात होगा और बहुत अच्छे से समझ होगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को, ऐसे नए व्यक्ति को या जिसे इस चीज का ज्ञान ना हो उसे बैठा दिया जाता, कभी नहीं होता ऐसा। भारतीय जनता पार्टी में तो खासतौर से नहीं होता। और बतेरी पार्टी है जिसमें परिवारवाद चलता है, पिता नहीं है तो पुत्र है, पुत्र नहीं तो उसका भाई है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो देश में नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी को लेके उभरी है, और वही पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो वो ऐसा होगा जो बहुत मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हम भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता अपना कोई अध्यक्ष चुनते हैं, चाहे वो महानगर का अध्यक्ष हो, चाहे वो आपका प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये सब की सलाह से सुना जाता है। मानता हूं मैं इसके लिए बड़े लोग इसका निर्णय लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं पूरे देश प्रदेश में इन सब चीजों की एक जानकारी ली जाती है, जिस क्षेत्र के वो आते हैं वहां से जानकारी ली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी लेके हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पाए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। दिनेश जी, एक बार फिर से आप ही से एक सवाल है, मेरी आवाज पहुंच रही है? दिनेश जी, म्यूट की अनम्यूट करिएगा प्लीज। सुन पा रहे हैं दिनेश जी मुझे? दिनेश जी को दोबारा से कनेक्ट करिए, शायद मेरी ऑडियो नहीं पहुंच रही है और बहुत हाँ दिनेश जी, ठीक है, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था सर। ऐसे में क्या समय बहुत जाता है। मुझे सुन पा रहे हैं आप ठीक से? जी दिनेश जी, एक बात तो है, चुनौतियां अपार हैं, और चुनौतियां अपार हैं। चुनौतियां सिर्फ इस चीज के लिए नहीं होंगी कि सिर्फ बिहार इलेक्शन है, बहुत सारे इलेक्शंस आएंगे इसके बाद भी, जिसके लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक दिन का नहीं होता, एक लंबे समय के लिए होता है। तो चुनौतियां तो है, लेकिन पहली बड़ी चुनौती तो बिहार इलेक्शन है। उनके नेतृत्व में पूरा प्लान किया जा रहा है कि इस इलेक्शन को निकाला जाए। तो ये भी देखा जाएगा कि कितना दमदार, कितना चमकदार और कितना एक अच्छा नेतृत्व लेने वाला लीडर हो सकता है। क्योंकि खूबियों की बात हो रही थी, क्योंकि हर चीज़ की बात हो रही थी, और ये बात भी सच है कि ऐसे ही तो नहीं किसी को भी सामने रख दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है पूरा मंथन से होता है। माना कि मंथन से होता है, लेकिन मंथन आज से थोड़ी है सर। मंथन तो ऑलमोस्ट हो चुका होगा, क्योंकि ये तैयारियां तो पहले से चल रही थी।
और संघ से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, मैं इसलिए बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ, पहले भी हमने अब तक जितने लीडर्स को देखा, जब भी कोई नाम आता है या कहीं के मुख्यमंत्री के लिए भी आया है तो उनका जुड़ाव हमेशा रहा है। जैसे रेस में शामिल हमने कहा कि शिवराज सिंह चौहान, भले ही अरविंद जी को लगता है वो नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लगा कि हो सकता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका बहुत अच्छा, बहुत अटैचमेंट संघ से रहा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहा। तो ये इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपसे पूछा कि इनमें से फिर आप किसे उस एक श्रेणी में देख सकते हैं, या आपके नजरिए से कौन सी ऐसी और काबिलियत होनी चाहिए? राखी जी, कार्यकर्ता संघ का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके कार्य करे या अन्यथा किसी संगठन में कार्य करे, ये तो आरएसएस से एक अलग तरह का कार्य, राष्ट्र सेवा का, व्यक्ति निर्माण का कार्य है। लेकिन राजनीतिक दल के अंदर कार्य करने वाले लोगों का एक अपना अलग ध्येय होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है, उसमें जो भी निर्णय लेते हैं अच्छे लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, अभी भी देश के अंदर अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी एक बात कहती हूँ, दोबारा कहता हूँ, व्यक्ति मात्र कार्यकर्ता होता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महामंत्री है, जो जहाँ रहता है कार्य करता है। लेकिन हमारे यहाँ ये संगठन के अंदर टीम वर्क होता है, पूरी टीम मिलकर कार्य करती है, संगठन सर्वोपरि है। व्यक्ति कोई भी रहे, कोई भी हो सकता है कि जितने नाम आपने टीवी पे दिखाए हैं या अभी चर्चा में है, हो सकता है इनसे कोई अलग नाम आ जाए। किसी की संभावना से रिकॉर्ड तो किया नहीं जा सकता देश के अंदर। इसलिए जो भी कार्यकर्ता होगा वो संगठन का होगा, संगठन का पूरी तरह से उसको अनुभव होगा, वही इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहा है, पूरे देश को बताए इस बात का। लेकिन राष्ट्र को हम लोग इतना ही आश्वस्त कर सकते हैं, हालांकि ये मेरा तो एक थोड़ा सा लीक से हट के मामला है, लेकिन फिर भी जो होगा अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा संगठन है, आज तक अच्छे निर्णय लिए हैं इन्होंने, और मैं इस बात को भी इनकार नहीं करता। संघ से जो प्रचारक के रूप में हैं या वैसे रहे, काफी लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं, पार्टी ज्वाइन किया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी संघ के प्रचारक रहे हैं, और भी कई लोग हैं जो स्वेच्छा से राजनीतिक दल में गए हैं और कार्य कर रहे हैं। आगे भी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, राष्ट्र के अंदर जो देश सेवक लोग हैं उनकी सरकार बनी रहनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अच्छे कार्य देश के अंदर किया है उनको भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत का नाम आज कितना आगे गया है, हर विषय में आगे गया है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर बढ़ोतरी ना हुई हो। ये वो स्वास्थ्य का विषय है, रोड का विषय है, सुरक्षा का विषय है, या कोरोना काल का अंदर जो विषय रहा है, या योगा डे दिया, नेचुरोपैथी दिया, बहुत ज्यादा अच्छे कार्य किए हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये परंपरा है, 3-3 साल के अंदर सभी संगठनों के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनने की परंपरा है, बनाए जाते हैं। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, देश की कई बातें होती हैं, हर तरह की कुछ न चलता रहता है, बड़ा राष्ट्र है ये। लेकिन फिर भी जो होगा अच्छा होगा राखी जी। और कुछ संभावित नाम यहाँ आए हैं, सारे संगठन के अनुभव कार्य करता है, कोई भी नाम ऐसा नहीं लिया गया जो मेरे मित्र और भारतीय जनता पार्टी ने ये सब भावना जताई है, अपने टीवी चैनल पर दिखाए हैं। सारे के सारे कर्मठ, अच्छे, अनुभवी और समर्पित भाव के कार्यकर्ता हैं ये लोग। अच्छा, उनमें से कोई भी कहा जाए। मैंने तो दिनेश जी, मैंने तो इसलिए भी पूछा क्योंकि ये बात सच है, जितने लोगों के नाम आए हैं, इक्का दुक्का नाम यदि छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका संघ से जुड़ाव ना रहा हो या जो संघ से ना जुड़ा रहा हो। तो हमको इसलिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि यदि ज्यादातर लोग संघ से जुड़े हैं या बड़े बड़े दिग्गज जुड़े हैं तो फिर उनमें से संघ की इन्वॉल्वमेंट कैसे नहीं होगी। मैं मानती हूँ व्यक्तिगत रूप से डिस्कशन होते हैं, डिसीजन होते हैं, लेकिन संघ का जुड़ाव यदि है तो फिर वो बात तो आती है। वो अलग बात है कि अभी अंतिम मुहर नहीं हो सकती, लेकिन हम उसको नकार नहीं सकते। बड़े बड़े लीडर्स को देखिए, तो इसलिए ये बात मैंने आपसे पूछी थी कि आप उसमें
किसको एक एक यदि मार्किंग करना चाहेंगे? थोड़ा टफ टास्क होगा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब 10 में से 8 लोग संघ से जुड़े हुए रहे हैं तो फिर कैसे आप मार्किंग करेंगे? लेकिन हाँ, जुड़ाव तो है, इसलिए ये बात आपसे मैंने पूछी थी। संदीप जी, 1 सेकंड बस। मैं एक बात राखी कहूंगा बस जी, सुनिए। हाँ हाँ, संघ का भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्य में कोई हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है। उनका निर्णय है, संघ इसमें बिल्कुल निर्णय लेगा नहीं, ना अपनी ये परंपरा है। वो एक राजनीतिक दल है, जिसको चाहे उसको बनाए राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये जो राष्ट्रीय बातें चलते हैं, संघ की मोहर लगेगी, संघ की बिना मर्जी का नहीं होगा, ये कोई ये महत्वपूर्ण नहीं है बात। लेकिन संघ का हस्तक्षेप है। बड़े बड़े अनुभवी नेता है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल कहता हूं। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्य कर रहे हैं, तो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन संघ कभी भी इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, अब तक किया नहीं, आगे करेंगे भी नहीं, अब भी नहीं करेंगे। अपना राजनीतिक दल का निर्णय है, जो अच्छा लगेगा अपने घर में बैठ कर के किसी को भी बनाएंगे, जिसको भी बनाएंगे वही स्वीकार है। सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, निर्णय ठीक लेंगे, इसका हमें विश्वास है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुछ कहना चाह रहे हैं संदीप जी, बोलिए। जी जी जी, मैं दिनेश जी की बात से सहमत हूँ। मैं भी संघ का एक कार्यकर्ता रहा हूँ, मगर जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में पूरी तरह समर्पित हूँ। और संघ जो है, एक संघ जो निर्माता है, ये निर्माण करती है कार्यकर्ता का। मगर जब संघ से हम भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से निष्ठावान कार्यकर्ता होकर भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। जब हम संघ में होते हैं तो हम संघ का कार्य करते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, और जैसा कि ये भ्रांति फैलाते हैं कि संघ इसमें हस्तक्षेप करेगा, संघ अपने कार्यकर्ता को, अपने पदों को और अपने जो संघ प्रचारक हैं उन पे ध्यान देते हैं। उन्हें कौन बनना है, कैसे बनना है, संघ उस पर ध्यान देता है। और राजनीति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह स्वतंत्र है। मगर कहीं कोई भाई हैं तो उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है, मगर ऐसा नहीं है कि कोई अपना दबाव या कोई इस तरह का कार्य करता है दोनों उसमें शाखाओं में, कि कोई हस्तक्षेप नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है। संघ के कार्यकर्ता बहुत हैं भारतीय जनता पार्टी में, और संघ निर्माण करती है जब हम भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। तो संदीप जी, ऐसा नहीं है कि जी संदीप जी, ठीक है, मैंने उस चीज़ को पहले ही इसलिए रख दिया कि जब ज़्यादातर लोगों का जुड़ाव होगा या जहाँ से चीज़ें सीखी गई हैं, जहाँ से लगाव रहा, जहाँ से जुड़ाव रहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब संघ जो कह देगा वही हो जाएगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन जिनका जुड़ाव रहा है, क्या उनसे सुझाव भी नहीं लिया जाएगा? इस चीज़ को तो मत, कम से कम ऐसे तो हम नहीं ही बोलें, बिना सुझाव के, बिना चीज़ों के तो चीज़ें नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सुझाव लिया जाएगा। और मैं अभी एक आपके चैनल पे तस्वीर चल रही है सुनील बंसल जी की, माननीय हमारे महामंत्री हैं संगठन राष्ट्रीय के, और प्रदेश में भी हमारे महामंत्री संगठन रहे हैं। तो बड़े अच्छे स्वभाव के धनी हैं, ये भी कार्यकर्ता हैं, और भूपेंद्र जी भी हैं, और सभी हैं। जैसा भाई साहब ने अभी कहा कि लास्ट तक, जब तक घोषित नहीं होगा, जब तक किसी को नहीं पता कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, सब अपनी अपनी कहते हैं अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग गा रहे हैं कि ये बनेगा वो बनेगा। मगर मेरा मानना यह है, और शायद दिनेश जी भाई साहब भी मेरे बात से सहमत होंगे, कि जब पार्टी निर्णय लेगी तो वो कौन होगा ये उसी दिन सबको पता लगेगा। कयास कोई भी लगा सकता है, चाहे वो माननीय सुनील बंसल जी हों, चाहे भूपेंद्र जी हों, चाहे शिवराज जी हों, चाहे अन्य कोई भी हो, सभी कार्यकर्ता हैं हमारे, और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। आप ये देखिए कि यदि शिवराज जी हैं तो शिवराज जी से यदि बोला कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आप यहाँ आएंगे, तो उन्होंने एकदम, मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ी खूबी क्या है राखी जी, कि हमारे यहाँ संघ में हो या भारतीय जनता पार्टी में हो, जो संगठन ने बोल दिया, मैं ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को जानता हूं जो बहुत बड़े पद पर है और फिर उन्हें छोटे पद पे आके कार्य करना पड़ा, तो उन्होंने कभी संकोच नहीं किया, क्योंकि यही संगठन है। संगठन सर्वोपरि है। दिनेश जी भाई साहब ने अभी बोला संगठन सर्वोपरि है, वो हमारे लिए आज भी है, आगे भी है और आगे भी रहेगा। तो हमारा मानना यह है कि जो भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, हम बहुत भाग्यशाली होंगे, वो बहुत भाग्यशाली होगा जो संगठन के कार्य करने का एक उच्च पद पर मौका मिलेगा। तो हम जो भी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, हम उन्हें अभी से ही आपके चैनल से अभी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल। चलिए अरविंद जी,
एक बात है बार बार, क्योंकि चर्चा यहाँ पर आकर रुक जा रही है कि जो भी नाम होगा सुझाव लिया जा सकता है। ज़्यादातर लोग संघ से जुड़े हुए हैं तो इस चीज़ को नकारा भी नहीं जा सकता। अच्छा, एक बात, आपने जैसे बहुत बेबाकी से एक नाम लिया था कि आपको लग रहा था ज़्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि भूपेंद्र यादव हो सकते हैं। एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी नाम होगा भले वो चौंकाने वाला हो लेकिन उसका संघ से जुड़ाव नहीं होगा? ऐसा कोई नाम आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता सर। देखिए ऐसा ही निश्चित तौर पर मान के चलिए। देखिए एक संगठन है बीजेपी जो है, एक मतलब कि एक संगठन से एक प्रेरित संगठन है। अब उसको कुछ भी कहे इसमें कोई बुराई नहीं है, और बल्कि मैं कहता हूँ कि आज के दौर में आरएसएस या बीजेपी ने इतनी तरक्की या मतलब इस अपनी राजनीतिक पहचान बनाई इसलिए कि इनके अपने एक वैचारिक अपनी की प्रतिबद्धता है। इनके सामने जो विपक्षी दल है उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता इधर उधर होती रहती है। इनकी बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबद्धता है अपनी एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर के, उस पर चल रहे हैं ये। वो लोगों के सामने रख रहे हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, वोट देते, नहीं पसंद करते, नहीं वोट देते। तो इस मामले में ये बिल्कुल स्पष्ट है। विपक्ष इसके सामने क्योंकि उनकी स्पष्टता नहीं इसलिए कमजोर हो रहे हैं। लेकिन देखो आरएसएस को आपको समझना पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए आप ही देखिए, हो सकता है अभी हमारे संदीप भाई थोड़े नाराज हो जाएं। देखिए मैंने अपना भूपेंद्र यादव का नाम बताया, मैंने लुटियन जोन की जो चर्चा चल रही है उसमें बताया। लेकिन अभी देखिए एक आपने बात नोट की होगी, हमारे संदीप भाई ने जब सुनील बंसल का नाम आया उनके सामने आगे माननीय लगाया, लेकिन भूपेंद्र यादव दूसरे ने माननीय नहीं लगाया। तो इसका मतलब है कि सुनील बंसल डार्क हॉर्स भी हो सकते हैं। देखिए डार्क हॉर्स हो सकते हैं वो, देखिए हो सकता है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। भूपेंद्र यादव जी मेरे प्रभारी रहे हैं, माननीय प्रभारी रहे हैं हमारे। ऐसा नहीं, मैं नहीं संदीप भाई, मैं असम्मान की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आरएसएस को समझने की एक वो नीति होती है, एक रणनीति होती है। देखिए इससे समझिए आप, देखिए हो सकता है सुनील बंसल कभी डार्क हॉर्स बन भी जाए। मैंने भूपेंद्र यादव का नाम दो कारणों से लिया है। भूपेंद्र यादव जो है कि ओबीसी का चेहरा है और बीजेपी की एक रणनीति की है जिसपे लगभग पहले सहमति बन चुकी थी। तो वो एक बदकिस्मती के चलते वो एक बड़ी आतंकवादी घटना हुई, उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो वो लग गई। नहीं तो उससे पहले मुख्यमंत्री बदले जाने थे, मुख्यमंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो गई थी। अगर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट फाइनल होने वाली जो रणनीति है बीजेपी उस पर कायम रहती, जो कि अब तक हमारी जानकारी के अनुसार कायम है उस पर, तो उस स्थिति में भूपेंद्र यादव, अब मान के मैं दोबारा कह रहा हूं आपसे, एक पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक तौर पर नहीं कहता, दोबारा कह रहा हूं भूपेंद्र यादव का नाम तय है। लेकिन अगर उस रणनीति में हल्का भी बदलाव होता है किसी राजनीतिक परिस्थिति के चलते, जैसे देखिए राजनीतिक परिस्थिति, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी चीजें, घटनाक्रम कल क्या घटनाक्रम घट जाए, कुछ बड़ी स्थिति क्रिएट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें बात अलग है, कुछ दूसरा नाम आ सकता है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, और आज की परिस्थिति में दो फिर मैं आपको पैरामीटर बता रहा हूं जिसके आधार पर मैंने भूपेंद्र यादव को कहा है कि 22 अक्टूबर के आसपास ये बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मैं दो पैरामीटर बता रहा हूं, तो लुटियन जोन्स के जो अफसर हैं और जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, मतलब कि आयातित नेता की बात नहीं मैं कर रहा, उनके हिसाब से जिस तरह से भूपेंद्र यादव को उन्होंने अचानक से महत्व देना शुरू किया है, भूपेंद्र यादव की एक खूबी है, वो भूपेंद्र यादव आरएसएस और बीजेपी दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा के चलते हैं, विवादों से दूर हैं, और उनकी जो विचारधारा है, विचारधारा बिल्कुल आरएसएस की जो समर्पित विचारधारा है। देखिए मैं आपको पहले भी कहा था, जो हमारे जो संदीप भाई से सहमत होंगे, विपक्ष या कोई भी जो जिस तरह के जो यूट्यूबर है कुछ भी चलाते रहे, बीजेपी और आरएसएस के बीच में कभी भी मतभेद नहीं हो सकते। ये वैचारिक संगठन है, वैचारिक किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। और आरएसएस कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएगी जिससे कि उनका इतना बड़ा स्वयंसेवक जो देश की गति इस टाइम बैठा है, जो बीजेपी की विचारधारा को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है, उसको किसी भी तरह की असहजता की स्थिति आ जाए। आपने संदीप भाई की बात सुनी, इससे पहले हमारे दिनेश भाई ने एक शब्द और कही थी, परंपरा है। देखिए परंपरा आरएसएस या बीजेपी जो भी कुछ उसको कहो, परंपरा निभाई जाएगी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे एक ऐसे आदमी को बिठाया जाएगा जो विवादित ना हो और जो तसल्ला पैदा कर दे, दो पावर सेंटर क्रिएट ना कर दे। उस परिस्थिति में सारे पैरामीटर में आज के दौर पे जो सबसे मुफीद नाम आ रहा है, जो फिलहाल जो नाम की चर्चा है, वो इसका यादव साहब का नाम है, और यादव साहब के नाम पे लगभग मोहर लग चुकी है। अगर कोई रणनीति इधर हुई तो बात अलग है, वो डार्क हॉर्स जैसे भी मान्य जो बंसल साहब के नाम के सामने हमारे संदीप भाई ने मान्य लगाया, तो मैं भी संभव है। देखिए आरएसएस इतना बड़ा संगठन है, आप समझिए कि आरएसएस की संगठन की आप अगर आप उनको उंगलियों पर गिनने लगे, उनके जो अनुवांशिक संगठन उंगलियों पर नहीं गिन सकते आप, तो आरएसएस को इतने हल्के में नहीं समझ सकते आप बैठ करके 2 मिनट की चर्चा हुई, 5 मिनट की चर्चा हुई, आरएसएस को उसमें समझ जाएंगे आप, वो नहीं, संभव नहीं है। लेकिन जो यहाँ की जो दिल्ली की मैं आपको बता रहा हूँ, जो लुटियन जोन्स की जो अफसरों की जो बात है, जो बीजेपी के जो मतलब कि बड़े नेता हैं दिल्ली में, जो पुराने नेता हैं बीजेपी से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए, उनकी जो अगर उनको उनकी बातों को सेंस करें तो भूपेंद्र यादव इस लगभग जो है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि भूपेंद्र यादव के रहते बीजेपी के अंदर 2 पावर सेंटर नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल तय मान के चलिए। और आरएसएस कोई भी चेहरा लाएगी, भूपेंद्र यादव या कोई नया डार्क हॉर्स पे लेके आएगी, तो 2 पावर सेंटर बीजेपी के अंदर नहीं बनने देगी आरएसएस, क्योंकि अगर बीजेपी के अंदर 2 पावर सेंटर बने, देखिए आरएसएस के बारे में कुछ भी कहें, आरएसएस सीखता बहुत जल्दी है। आरएसएस ने कांग्रेस से एक चीज सीखी है, अगर पावर सेंटर एक रहेगा तो संगठन ज्यादा देर तक चलेगा, संगठन एक रहेगा, और जहां पावर सेंटर अलग अलग बने वहां बिखराव तय है।
जैसे कि मैं आपको बताऊं, प्रधानी के चुनाव में गांव तक प्रधानी चुनाव पहुंच के गांव के जो है जो छोटे छोटे घर थे वो झगड़ा हो गया। तो अब ये मान करके चलिए आरएसएस कोई भी कदम नहीं उठाएगा। मीडिया में एक वर्ग है, हमेशा चर्चा चल रहा था गुजरात लॉबी, ये लॉबी वो लॉबी, तो कुछ नहीं होता आरएसएस के अंदर। आरएसएस पसंद किसी को करे ना करे, लेकिन अगर उनका अपना स्वयंसेवक है और उनकी जो रणनीति को, उनके जो विचारों को, उनकी जो नीति है उनको अगर लागू कर रहा है तो वो उसी के ऊपर ही हाथ रख देंगे, भले उनको व्यक्तिगत तौर पर नापसंदगी है। तो आप ये मान के चलिए बीजेपी के जो नए अध्यक्ष आएंगे वो आरएसएस की सहमति से आएंगे। तो देखिए इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। जो लोग इसको विरोध करते हैं, मुझे समझ नहीं आता विरोध करते क्यों। देखिए आरएसएस की एक विरोध अपनी विचारधारा है, उनका संगठन है, माने या ना माने। इसको जो नहीं मानेगा वो अपनी राजनीति आंखों पर पट्टी रख। चलिए एक बात तो साफ हो गई है, जो भी व्यक्ति होगा उसका संघ से जुड़ाव है और होगा व्यक्ति तो वहां के जुड़ाव से ही होगा। इसको तो फिर दोबारा कह रहा हूं, अब तक का सबसे जो मजबूत दावेदार है भूपेंद्र यादव जी। इसको तो हम नकार नहीं सकते हैं, ये बात तो साफ हो गई। नहीं, बिल्कुल अरविंद जी, मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ। हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष चुने गए उत्तर प्रदेश में, तो आप विश्वास मानिए राखी जी, जिस दिन जिला अध्यक्ष चुने जाने थे उस दिन एक मंत्री की, हमारे यहाँ एक बड़े अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई कि वो उस क्षेत्र में जाकर वहीं पे घोषणा करेगा। आप यकीन मानिए कि जब मैं उनके साथ था, जो अध्यक्ष बनने वाले थे अभी, तो उन्हें तक नहीं पता था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि कोई हमारे महानगर का अध्यक्ष बनने वाला है। और एकाएक जब मंच से घोषणा हुई, आप विश्वास मानिए, तो जिस व्यक्ति को महानगर अध्यक्ष बनाया गया, मयंक गोयल जी हैं गाजियाबाद से, तो उन्हें मतलब उनकी एकदम आंखों में पानी आ गया कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। तो मेरा मानना यह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक पूरे देश की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के कंधों पे जो जिम्मेदारी दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, वो एक ऐसा नेता होगा, माननीय भूपेंद्र यादव जी हो, माननीय आपका शिवराज जी हो, माननीय सुनील बंसल जी हो, या माननीय स्मृति ईरानी हो, कोई भी हो, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये देखिए, मैंने माननीय इसलिए लगाया क्योंकि मैंने एक को माननीय लगाया, फिर सारे माननीय हो गए वो, मगर इन्होंने सोचा कि अब मैं सब में माननीय लगाऊंगा तो बहुत लंबा समय लूंगा आपके चैनल का। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं जो भी बनेगा। नहीं, आपने संदीप भाई, आपने शिवराज सिंह चौहान और जो स्मृति ईरानी का नाम लेके तो साबित कर दिया कि दोनों तो रेस में नहीं है। अब जो भी होगा अरविंद जी, हो सकता है आपको ज्यादा जानकारी हो, मगर जो भी होगा हमारे लिए सर्वोपरि होगा और बनेगा जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छी बात है। राखी जी फिर बैठेंगे इसके लिए, आपसे फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और पवन जी शुभकामनाएं पूरे संगठन को है। जी पवन जी सुन पा रहे हैं? राखी जी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, आपकी आवाज आ रही। सर एक्चुअली मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था दैट आप कनेक्टेड हैं या नहीं है, क्योंकि वीडियो प्रॉपर आता रहता है तो पता चलता रहता है दैट आप जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से पूछा। पवन जी देखिए, अब यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है भारतीय जनता पार्टी का, ये तय करेंगे, लेकिन आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अरविंद जी ने तो जवाब दे दिया, मुझे जो लग रहा था मैंने भी अपना पक्ष रख दिया, दिनेश जी ने ऐसे बोला कि वो शायद नहीं भी बोल सकते खुल के कि हाँ यही होगा, लेकिन आपको क्या लगता है जो भी होगा संघ से जुड़ाव तो उसका 100% पक्का है? अब संदीप भाई ने थोड़ी देर पहले दिनेश जी बहुत स्पष्टीकरण के साथ में बात कही है, संघ से जुड़ा रहेगा। इन्होंने एक और बात कही है कि उसके लिए संघ, हर चीज उसके लिए संघ रहेगी। जैसा सर्वप्रथम संघ है और हमारा मानना हमेशा ये रहा है कि सब देश है, देश के पश्चात पार्टी, देश के पश्चात लोग, देश पश्चात नेता, मगर सर्वोपरि है हमारे लिए देश है। और संघ के लिए या उनके कार्यकर्ताओं के लिए उसको अपन के संघ की अगर वो है, उसकी सर्वोपरि है, संघ पहले है, देश दूसरे नंबर पे आता है। कांग्रेस के अंदर देश एक नंबर पे आता है। बाकी जी आवाज कट रही है, मगर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आवाज कट रही है पवन जी की, मगर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि पवन जी कहना चाह रहे हैं कि संघ पहले है, देश बाद में है, मगर ये गलत है। हमारे लिए राष्ट्र पहले है, चाहे संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम सबसे पहले राष्ट्र को रखते हैं, उसके बाद कोई भी संगठन आता है। हाँ, संदीप जी कंप्लीट कर ले वो थोड़ी देर पहले आपने खुद ही बोला। जी पवन जी आपकी आवाज कट रही है, आप बोलिए, एक बार बोलिए। ठीक है, हाँ मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, बोलिए आप कंप्लीट करिए। लेकिन मैं ये बता रहा था आपको थोड़ा सर्व है, मैं इसकी तरफ से हमारे
जो हमारी है हमारे लिए बात कर रहा हूँ कांग्रेस की है और देश बातें ये मैंने जो भी बनेगा देखना तय है हमारे भी शुभ है और हमारे तो भी रहे जितने अच्छे तो जैसा चल रहा है तो चल ही रहा है तो जुड़ा होगा ये बात उम्मीद है। ठीक है पवन जी, बहुत ज्यादा ऑडियो ब्रेक हो रही है, आपने भी बात जरूर रखी लेकिन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा ही डिस्टरबेंस हो रहा था। एक महत्वपूर्ण सवाल था लेकिन मैं पूछूंगी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आएगी तो उस सवाल को मैं थोड़ा सा अरविंद जी के पास कर देती हूँ। अरविंद जी, जब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का, जो भी नाम सामने आएगा, और कांग्रेस के मैं राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करूं तो बिहार इलेक्शन में ये वर्सेस करके देखें तो क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं आपको बताऊं, आरएसएस का जो मतलब जिसको राजनीतिक या बीजेपी का जो राजनीतिक दुश्मन अगर कोई है इस देश में, मतलब राजनीतिक बात करो, वैसे दुश्मनी व्यक्तिगत की बात नहीं कर, वैचारिक तौर पर अगर बीजेपी का या आरएसएस का वैचारिक दुश्मन इस देश में कोई नंबर 1 है तो कांग्रेस। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो इतनी बड़ी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी एक परिवार से सीमित है, हालांकि कांग्रेस में भी एक परिवार है लेकिन कांग्रेस फिर भी जड़ें बहुत गहरी है। और वो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो धूप और घास होती है उसकी तरह होती है, भले कितनी भी दुखली हो, कितनी भी सूखी हो, हल्का सा पानी लगता है हरी हो जाती है। कांग्रेस जो बार बार जो प्रयास करती है, जो राहुल गांधी के जरिए बार बार प्रयास हो रहे हैं, जो देश भर में एक बात आती है, तो कांग्रेस को काउंटर करने के लिए, कांग्रेस को राजनीतिक रूप से उसकी ताकत लगातार घटाने के लिए बीजेपी और आरएसएस लगातार प्रयासरत है। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का ये मानना है कि जब तक कांग्रेस शून्य नहीं होगी या मतलब कि कांग्रेस की स्थिति एक राजनीतिक क्षेत्रीय दल से बदतर नहीं हो जाएगी, उनकी जो वैचारिक जो उसकी स्वीकारता है पूरे देश में, हालांकि अब इतने ज्यादा राज्यों में, आधे ज्यादा राज्यों में उनकी सरकारें चल रही हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, तीसरी बार सरकार है, इंदिरा गांधी का भी रिकॉर्ड टूट गया है उसमें, वो अलग बात है। लेकिन आरएसएस की जो सोच होती है वो अगले 100 साल तक के आगे की होती है। तो कांग्रेस को लेकर के बीजेपी और आरएसएस का स्पष्ट मत है कि कांग्रेस की स्थिति, राजनीतिक ताकत जब तक एक इतनी नहीं घटा दी जाएगी कि वो क्षेत्रीय दल से बड़ी ना हो पाए, उसकी ऐसे तक क्षेत्रीय दल जितनी हो जाएगी, 20-22 सांसदों तक जितनी नहीं हो जाएगी, जब तक जो भी कदम उठाए जाएंगे वो कांग्रेस को ध्यान में रखकर ही उठाए जाएंगे। बिहार एक छोटा, अभी क्योंकि बिहार की हम बात करेंगे, वहां चुनाव आ रहा है अभी, उसमें और ये जो मतदाता सूची की बात है, जो रणनीति से कहीं ज्यादा आगे की है। और जिस तरह से राहुल गांधी को, जो मैं आपके साथ चर्चा में पहले भी शामिल रहा हूं, राहुल गांधी के आसपास की जो कोटरी है जो उनसे फैसले करवाती है, जैसे अभी आपको मैं बताऊं, अभी ये जो बिहार चुनाव में जो चल रही वोट चोर, ये बैकफायर करेगा। मैं आज आप कहता हूं, आप लिख के ले लीजिए, बैकफायर करेगा राफेल की तरह ही, क्योंकि इसमें जनता की स्वीकार्यता है ही नहीं। मैंने उस दिन भी आपको बताया, जनता के मुद्दे उठाए नहीं। अरविंद जी, सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल आपकी बात से। हालांकि संदीप भाई सहमत इसलिए कि उस चुनाव में, उस चर्चा में आप नहीं थे राकेश जी के साथ, कि हमने जो मैंने मुद्दे उठाए थे उसमें बीजेपी के हमारे भाई नाराज हो गए थे कि जनता से जुड़े मुद्दे हैं, कि जनता परेशानी, राम राज्य नहीं आ गया इस देश में, इस देश में राम राज्य नहीं आया है, जनता परेशान है। लेकिन जनता की परेशानी को छोड़ करके शाम को सिंगल मोल्ट पी करके सुबह सिंगल सोफे बैठ के तुम रणनीति बनाओगे, बीजेपी आरएसएस से मुकाबला करने की सोचोगे, तो संभव ही नहीं है। और बीजेपी की जो रणनीति है वो रणनीति बेहद दूर तक की है। बीजेपी और कांग्रेस की इसकी आरएसएस की रणनीति है, कांग्रेस को घटा करके इस स्तर पर ले आया जाए कि क्षेत्रीय दल से बुरी हालत हो जाए। और जो बीजेपी की जो रणनीति है, भूपेंद्र यादव का जो नाम मैं बार बार ले रहा हूं, जो फिलहाल जो नाम चल रहा था कि डार्क हॉर्स कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा संगठन है बीजेपी और इतना बड़ा संगठन है भारत जैसे है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चला रहे हैं, उनके शीर्ष स्तर पे बैठे हैं, देश का प्रधानमंत्री है जो जिनका प्रचारक है, वहां कुछ भी हो सकता है। क्योंकि रणनीति हम अब 10-15 मिनट की, आधे घंटे की डिबेट में सब कुछ तय नहीं कर सकते कि उनके पास जो उनकी जो रणनीतिक जो थिंक टैंक है वो कहां तक के सोच के बैठा होगा। लेकिन ये मान करके चलिए कि बीजेपी का जो नया अध्यक्ष आएगा वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर ही आएगा, क्योंकि बीजेपी को सबसे बड़ा जो देखिए, बीजेपी ने या जो दूसरा है, जो उनके समर्थक जो लोग हैं, राहुल गांधी की इमेज बनाई थी पप्पू की, बीच में कई परिस्थितियां पप्पू की इमेज थोड़ी ढीली हुई। अब जो राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है, ये बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से बीजेपी जो है बिहार का चुनाव निकाले और जो पप्पू वाली इमेज थी दोबारा से राहुल गांधी पे चस्पा कर दी जाएगी। वोट चोरी वाला मुद्दा जिस तरह से उठा रही है कांग्रेस बिना तथ्य के जो उसमें जो संजय जो सीएसडीएस वाले जो भाई साहब ने तो माफी मांग ली, अब उनके माफी मांगने के बाद अब जो परिस्थिति जा रही है, जिस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है वहां पे, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें बीजेपी अब पूरी रणनीति से जुट गई है कि किसी तरह से बीजेपी बिहार में मजबूत स्थिति में आए। और आपको बताऊं, अब जमीनी हकीकत समझिए, अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ कल या परसों की घटना है, बीजेपी नीतीश कुमार को एक टोपी पहनाने की कोशिश की, नीतीश कुमार ने वो नहीं पहनी। तो जमीन से जुड़े नेता स्वयं समझते हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर कोई इधर उधर ना हुआ तो भूपेंद्र यादव ही बड़े इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव के अध्यक्ष बनते ही बिहार में भी इनको जबरदस्त फर्क पड़ेगा, तो राजनीतिक रूप से एक बड़ी
वो इनकी एक जो चोट जो सामने वाले पे कर पाएंगे कि यादव को एक उन्होंने अध्यक्ष बना दिया, इसके खिलाफ बार बार किया था कि ओबीसी के खिलाफ है, वहां पीडीए चल रहा है, वहां सब चल रहा है। इन सबको राजनीतिक रूप से ध्वस्त करने के लिए भूपेंद्र यादव फिलहाल ठीक है। सबसे मुफीद नाम है। बाकी कोई डार्क हॉर्स नहीं, इतना बड़ा संगठन, इतना तंत्र कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो लुटेन जोन की जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, अपना मैंने क्राइटेरिया बताया किस आधार पर भूपेंद्र यादव का नाम ले रहा हूँ। 22 अक्टूबर के आसपास भूपेंद्र यादव की ताजपोशी तय है जी। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, इंतजार थोड़ा सा कर लेते हैं। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक बात पे तो मुहर लग गई, जो भी होगा उसका संघ से जुड़ाव होगा, नाम तो आना वहीं से है, इसे कितना ही नकार लीजिए। और देखते हैं फिर किसके नाम पर अंतिम मुहर लगती है। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी का ताज रेस में शामिल शिवराज। देखिए, शिवराज के नाम के लिए हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे हैं नहीं, ये नाम नहीं हो सकता, लेकिन उनका अनुभव, उनकी लोकप्रियता, उनका काम, सारी चीजें बताती हैं कि वो रेस में आगे हैं। अब कौन होगा इतने लोगों में, ये वाकई एक बड़ा सवाल है, लेकिन जो भी होगा उसके सिर पर इस बिहार इलेक्शन का दारोमदार तो बिल्कुल ही होगा। तो देखिए आखिर कौन होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।